पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2025, जिसके हमने 3 टॉपिक्स अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के कवर कर दिए थे। आज हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके साथ जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। एंड सेकेंडली यूल गेट द पॉलिटी एंड गवर्नेंस का भी वीडियो हमने बना दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हर मंथ की बनी हुई है, तो जो भी बच्चे करंट अफेयर्स को लेके बहुत टेंशन में हैं तो पीएम पाठशाला को ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। न्यूज़ में ये इसलिए रहा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि यूएस ने अनाउंस किया है कि वो WHO से विड्रॉ कर रहा है, वहाँ से निकल रहा है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनी फंड नहीं कोई ट्रांसफ़र करेगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा WHO को, कोई रिसोर्सेज नहीं देगा WHO को। समझ में आ रहा है? यूएसए का निकलने का मतलब ये है कि दे आर नॉट ट्रांसफरिंग एनी फंड्स, दे आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिसोर्सेज एंड ऑल। ये मतलब होता है यूएस का निकलना WHO से। अब अगर हम ध्यान से देखें तो WHO का जब 1948 में फॉर्मेशन हुआ तो यूएस इसका फाउंडिंग मेंबर था, और पूरा इसको शेप देना, कैसे गवर्न करेगा, कैसे काम करेगा, उसमें यूएस इन्वॉल्व था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएसए ने WHO से विड्रॉ की है। यूएसए ने 2020 में भी विड्रॉ किया था और बोला था कि बहुत सारे रीजंस हैं हम WHO से हम निकल रहे हैं। उसका कारण है कि WHO ने ठीक ढंग से कोविड-19 के पेंडेमिक को हैंडल नहीं किया, बहुत सारे ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को ढंग से हैंडल नहीं करा। सेकेंडली फेलियर रहा बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत ज़्यादा नीडेड रिफॉर्म्स नहीं ली, जो भी बहुत अर्जेंट नीडेड ज़रूरी थी वो करा नहीं रिफॉर्म्स वगैरह। दूसरा, डिमॉन्स्ट्रेट करना इंडिपेंडेंस को, और इनअप्रोप्रिएट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था WHO के जो मेंबर स्टेट थे। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होती है इनके सिस्टम में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत सारे इल्ज़ाम, मतलब बेसिकली रीज़न बताया कि हम ना इस वजह से ना विड्रॉ कर रहे हैं और हम इन्हीं वजह से नहीं आएंगे, WHO को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर फंडिंग की बात करें फ्रॉम US, तो फॉर द 2-year बजट एंडिंग इन 2025 यूएस ने प्रोजेक्ट किया है कि WHO जो था, WHO को यूएस ने बताया कि हमने 2025 तक भी 2-year बजट एंडिंग जो 2025 तक हो रहा है, उसका लार्जेस्ट सिंगल कंट्रीब्यूटर अभी तक यूएस ही रहा है। मतलब यूएस ही सबसे ज़्यादा इनको फंडिंग देता है, सबसे ज़्यादा पैसे देता है। ठीक है, मतलब आप सोचो कि उन्होंने अभी तक बताया कि $958 करके मिलियन करके इन्होंने इतना पैसा डोनेट करा है, और नियरली 15% ऑफ एजेंसीज रफली, मतलब 6.5 मिलियन का बजट, बेसिकली 15% उसका सिर्फ WHO को यूएसए से मिलता है। अब अगर हम ध्यान से WHO को समझें, बात करें, तो देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है, जिसका काम क्या है, वर्ल्ड को रिस्पॉन्स देना, कोऑर्डिनेट करना, हेल्थ थ्रेट्स पे बात करना। ठीक है, अब यूएन एजेंसी है, यूएन का पार्ट है, और इसका काम ही है कोई भी पेंडेमिक आए, कोई भी ऐसी हेल्थ से जुड़ी कोई इमरजेंसी आए, तो उसमें WHO को करना होता है, पूरा इनको कोऑर्डिनेट करना होता है। इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यूयॉर्क में 1946 में। WHO ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसी समय में, और WHO उसी समय पे फोर्स में आया था 1948 के अंदर। अब हम समझते हैं इसके की फंक्शंस क्या होते हैं। तो WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वर्ल्ड की कोई भी हेल्थ आपदा आ जाए, कोई किसी वेलबींग को प्रमोट करना हो, है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे हम बताओ कब सेलिब्रेट करते हैं? WHO ने एक वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है हर साल। उसका बताओ वो डे क्या होता है, उसका दिन का नाम बताओगे, तारीख क्या है वो, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई प्रमोट करना हो, वेलबींग प्रमोट करना हो, किसी डिजीज से बचना हो, हेल्थ केयर कैसे एक्सेस हो रहा है कंट्रीज़ में, कोई टेक्निकल असिस्टेंस देनी है, कोई गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वैक्सीन नहीं है, सप्लाई नहीं है, कुछ ऐसे टूल्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेंटल हेल्थ की बात आ जाए, ठीक है, कैंसर की बात आ जाए, तो वो सारा का सारा WHO को वो सारे फंक्शंस देखने होते हैं। अभी कुल मिला के इसमें 194 मेंबर स्टेट हैं, 6 रीजन से आए हैं, अफ्रीका, अमेरिकन, ईस्टर्न मेडिटेरियन, यूरोप, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक। ये सारी कंट्रीज़ जो है वो इसके मेंबर स्टेट हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना विच आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उनको ना अपना WHO का मेंबर भी बनना होता है।
बाय एक्सेप्टिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी भी कंट्रीज़ है मे बी एडमिटेड एज मेंबर व्हेन देयर एप्लीकेशन एज अप्रूव्ड। ऐसे दूसरी कंट्रीज़ भी मेंबर बनना चाहती हैं तो उसकी एप्लीकेशन सिंपल मेजॉरिटी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अप्रूव करती है, तब वो मेंबर बन सकते हैं। फंडिंग की जब बात रही तो देखो 2020 से लेकर 23 तक भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में, यूएस में सबसे ज़्यादा आई है, उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, यूके है, जर्मनी है, तो ये सब फंडिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। लेकिन आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही सबसे ज़्यादा WHO में फंडिंग करता है। अब ये कह रहा है कि ना दो तरह से ना सोर्सेज होते हैं WHO को फंड करने के। पहला होता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, यानी जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो असेस्ड कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई परसेंटेज निकालते हैं अपने GDP के अकॉर्डिंग और वो पैसा दे देते हैं। मेंबर स्टेट उसको फिर अप्रूव करते हैं 2 साल, एवरी 2 ईयर्स में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उसको अप्रूव करती है एंड दे कवर द लेस देन 20% टोटल बजट का, उससे ये लोग कवर करते हैं। एक होता है कि एक तो ये तरीका है कि अपने GDP के अकॉर्डिंग चेक करके आप दे लो, उसका कुछ परसेंटेज निकाल के दे दो। एक होता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कोई मेंबर स्टेट है, कोई UN ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटर गवर्नमेंटल है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो ऐसे ही वॉलंटरी एक तरह से डोनेशन टाइप दे दे, तो एक वो तरीका होता है। WHO के पास पैसा 2 तरीक़ों से आता है, ठीक है, एक तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन के तहत, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तहत। अब अगर हम ना इसका एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझें तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपको पता ही है, WHO एक हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग फोरम है हर साल। ये बेसिकली जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। इसका काम ही यही है पॉलिसी बनाना, ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल्स को अपॉइंट करना, फिनेंशियल फंक्शंस को देखना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसका होता है, उसको हेड डायरेक्टर जनरल करता है, इसमें अपॉइंट WHO ही करता है नॉमिनेटिव मेंबर्स के साथ। इसमें सेक्रेटेरिएट होता है, वो भी हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। 6 इसके रीजनल ऑफिस भी हैं इन लोकेटेड इन 150+ कंट्रीज़ में। यानी कि ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखो WHO की जो हम बात कर रहे हैं, जो विड्रॉ भी किया गया US द्वारा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है WHO का? तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि ये ना इंटरनेशनल हेल्थ लॉज को रेगुलेट करता है। यानी ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन को पूरा का पूरा शेप देता है, और कंट्री जितनी भी WHO मेंबर की जो भी सदस्य हैं उन पर वो जो भी बातें आती हैं वो लीगली बाइंडिंग होती है। ध्यान रखना, लीगली बाइंडिंग होते हैं इनके जो भी इंटरनेशनल हेल्थ लॉ ये बनाते हैं। दूसरा, WHO होने का फ़ायदा ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि ये यूनिवर्सल हेल्थ के कवर को कवर करते हैं। WHO एक ऐसे प्रोग्राम्स बनाता है, जैसे कोई प्राइमरी है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर्स करना हो, कोई सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करनी हो, तो वो भी हमारा इसी से होता है। WHO का ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी है जिसमें मिलियंस ऑफ पेशेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ताकि वो हाई क्वालिटी anti-TB मेडिसिन को एक्सेस कर पाएँ, वो भी एक तरीका है। करेंटली ऐसा बोला जा रहा है हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पीपल जिनको हेल्थ केयर अभी नहीं मिला है ना, या आउट ऑफ पॉकेट है, वो हेल्थ केयर की कॉस्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, तो उनको भी WHO उनका भी ध्यान में रखता है ना, कंट्रीज़ को बताता रहता है कि इनके लिए भी। अब आप देखो हमारे देश में आयुष्मान हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने बड़े बड़े टोटल कॉस्ट नहीं चुका सकते हैं। तो टैकल करना हेल्थ एमरजेंसीज़ को, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, है ना, जैसे कोविड ही आ गया था तो उसको करना। फिर एलिमिनेट करिए उन्होंने बहुत सारी डिजीज़, जैसे देखो आपका स्मॉल पॉक्स रहा हो, पोलियो को रेडिकेट करा हो, लेप्रोसी को करा है, ट्रैकोमा को करा है इन 7 कंट्रीज इवन इंक्लूडिंग इंडिया। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप समझो। अच्छा, WHO के ना तरीके होते हैं, लाइक ये ना बड़े सारे इनिशिएटिव लेता है। कभी कभी इमरजेंसी रिस्पांस वाली सिचुएशन आ जाए तो वो भी लेता है, इंटरनल स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म अपनाता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करता है, हेल्थ एक्शन प्लान्स को चेक करता है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान बनाता है, ठीक है। कोई भी UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन पे कुछ काम करना हो, इरेडिकेट करनी हो कोई डिजीज, सर्वाइकल कैंसर हो, डिफीट करना हो, मेनिंजाइटिस करना हो, या एलिमिनेट करना हो येलो फीवर एपिडेमिक्स को, TB, ग्लोबल पोलियो इनिशिएटिव लेना हो, वेलनेस कोई प्रमोशन करनी हो, जैसे देखो हमारे ही देश में लाइफ इनिशिएटिव लिए गए, तो WHO ही हमें बताता रहता है। SDG गोल्स को अगर हम फुलफिल करना चाहते हैं तो WHO की गाइडलाइंस पे हमें चलना ही पड़ेगा, तभी हम अपने देश का हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। और हेल्थ इज़ वेल्थ डेफिनेटली। तो रिसर्च एंड इनोवेशन के काम करना, ये सारे काम ना WHO करता रहता है। लेकिन WHO में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। शॉर्टकमिंग्स WHO की ये है कि ना, इस जो भी आउटब्रेक होता है, जैसे मान लो इबोला हुआ या कोई भी डिजीज़ आई ऐसी, है ना,
इनका रिस्पांस पुअरली कोऑर्डिनेटेड होता है। बहुत से लोग ना WHO को बोलते हैं कि ये ना डिले बहुत करते हैं, बहुत डिले, बहुत धीरे धीरे काम करेंगे, बहुत टालेंगे कामों को। 2014 में एबोला वायरस आया, वहाँ भी बहुत डिले डिक्लेरेशन की इन्होंने। 2009 में स्वाइन फ्लू का रिस्पांस भी इन्होंने बहुत डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से दिया, बहुत माइल्ड दिया, ठीक ढंग से इसको बताया नहीं, लोगों को अवेयर नहीं करा। फिर ना इनके ऊपर ना पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है, अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर चाइना और USA दोनों से रहता है, क्योंकि दोनों ही WHO एंडोर्समेंट करता है सॉफ्ट ड्रिंक्स पे टैक्स लगाने के लिए कि शुगर कंजम्पशन लोग कम करें। US की गवर्नमेंट चिल्लाती है कि भाई क्यों कर रहे हो तुम ये, समझ रहे हो, मतलब इनकी पटती नहीं है आपस में। वो हेल्थ के लिए सोचते हैं, ये प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, तो कैसे पटेगी आपस में। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, टास्क ओवरलैप कर जाते हैं, रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस है। फिर एब्सेंस है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिव लीगल पावर्स की, बहुत वीक है, इन्फ्लुएंस करना स्टेट्स को, कोऑपरेट ना कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ये कह रहा है कि इट इज़ एलीज दैट WHO का जो डिसीजंस है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता। बहुत ज़्यादा देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, आप समझ रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, चीज़ें कुछ और समझी जा रही हैं, यानी कि आप ये समझो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो तरह की पार्टीज़ जो है वो इनकम्पैटिबल हैं, समझ रहे हो, यानी कि उनके पर्सनल बेनिफिट्स कुछ और हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी कुछ और है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसा ही ना WHO के साथ भी होता है कि ना ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो होता है वो बहुत चिल्लाता रहता है कि आप हमसे हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि WHO इन सारे परेशानियों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स फेस करनी पड़ती हैं, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं। उसके बाद WHO में ऐसा नहीं कि कुछ रिफॉर्म्स वगैरह नहीं ली गई हैं। WHO में 2017 में ही ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा लेकर आए थे ये, हेल्थ की लीडरशिप को सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल गुड्स फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने काम किया है ऑलरेडी। इवन 3 लेवल पर ऑपरेटिंग मॉडल भी तैयार करा गया कि कंट्री का ऑफिस होगा, रीजनल ऑफिस जो भी होंगे, हेडक्वार्टर्स होंगे एज वन WHO। इसमें एक चीफ साइंटिस्ट की पोस्ट भी लगाई गई, अथॉरिटी दी गई उसको कि चेक करे, कोई स्टाफ की ज़रूरत है, कहीं रोटेट करना हो अराउंड द वर्ल्ड तो कैसे करना है। यूनिसेफ जैसी पॉलिसी लेकर आई है। सस्टेनेबल फिनेंसिंग के लिए WHO ने क्या करा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड 2024 में खेला कि फ़ंड इनके पास आते रहें। तो WHO ने ना एजाइल मेंबर स्टेट टास्क ग्रुप इस्टेब्लिश करा कि भाई जो भी प्रोग्मेटिक बनाओ और एक तरह के जो स्ट्रेंथन करो अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। फिर ऐसे ही ना WHO ने रिजल्ट फ्रेमवर्क बनाया, सप्लाई चेन का बनाया कि लोग कहीं पर भी ना मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी में प्रॉब्लम ना आए। अब WHO को बहुत सारे लोग पार्टनर भी करते हैं, या चाहे WHO का यूथ काउंसिल है, सिविल सोसाइटी, ये सब बना हुआ है, और इवन गूगल, फीफा, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इनका पार्टनरशिप भी करती हैं। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है यहाँ पर, मेडिकल टीम, रैपिड डिप्लॉयमेंट, ये सब कुछ करा गया कि एमरजेंसी अगर कुछ आ जाती है, हेल्थ इमरजेंसी, तो ये सारी चीज़ों को डिप्लॉय किया जाए। लेकिन फंडिंग गैप बहुत है। 25 से 28 में आप देखो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एसेस कंट्रीब्यूशन विद इंक्रीज पर प्रोग्राम सपोर्ट कॉस्ट $4.1 बिलियन तक होगी। अब इतना बजट कैसे आएगा, कहाँ से इतना पैसा आएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है WHO के लिए भी। तो स्ट्रैटेजिक यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव बनाया गया, 14 जनरल प्रोग्राम है ये 2025 से लेके 2028 तक, कि हेल्थ एंड वेलबींग फॉर एवरीवन एवरीवेयर, कि रिस्पॉन्ड करना है, कोई क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ ऐसा आए, प्रमोट करना है हेल्थ, कोई हेल्थ जैसे कोई थ्रेट आ जाए तो उसके रूट कॉज पे जाके उसके इल हेल्थ को ख़त्म करना है, हेल्थ प्रमोट करना है, प्रोवाइड करना है और प्रोटेक्ट करना है। तो P3 यहाँ पर P5 है, सॉरी गाइस, परफॉर्म हेल्थ, पावर हेल्थ, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर तैयार करा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा WHO का ध्यान है प्रमोट करना, प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना हेल्थ को, परफॉर्म करना, पावर करना हेल्थ को, ताकि सभी लोग दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं वो हेल्थ एंड वेलबींग से साथ में रहें। नेक्स्ट आपका टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। आपको पता ही है रिसेंटली कुछ ऐसा काम हुआ। रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने ना अपॉइंट किया है न्यूट्रल एक्सपर्ट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। अब इसने क्या किया, इंडिया को बैक कर दिया, इंडिया का पोजीशन की इंडिया को बैकिंग दी, कि इंडिया को बोला कि इंडिया की जो पोजीशन है, कॉम्पिटेंस टू डिसाइड द आउटकम ऑफ अ डिस्प्यूट ओवर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है ना, उसको लेकर पाकिस्तान और इंडिया में बहुत लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा चलो हम न्यूट्रल एक्सपर्ट दे देते हैं आपको, वही बताएगा। तो इंडिया के फेवर में आया ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो आए हैं।
तो कंप्लेंट कैसे शुरू हुई मैं आपको बताती हूँ। देखो 2015 में ना पाकिस्तान ने कंप्लेंट करी भारत की कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा डुअल ट्रैक खेल रहे हैं, और डुअल ट्रैक रेजोल्यूशन की बात भी आई वर्ल्ड बैंक की, वो किया इन्होंने, कहा भाई इंडिया की रिक्वेस्ट पे बोला गया कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाओ। पाकिस्तान कह रहा था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बुलाओ। अब डिस्प्यूट किसको लेकर है? दो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर है। कौन से हैं वो? एक किशन गंगा का प्रोजेक्ट है 330 मेगावाट वाला, ठीक है, दिस इज किशन गंगा प्रोजेक्ट। ऐसे ही रेटल डैम पे चल रहा है 850 मेगावाट का है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक झेलम पर है किशन गंगा वाला, और रेटल वाला जो है वो चिनाब रिवर पर है। इस पर लड़ाई चल रही है इनकी, ठीक है। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि ना जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया है इसकी कंस्ट्रक्शन को। कहे भाई तुम ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो, इससे हमारा वाटर फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे खेती करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है वो बहुत पुरानी ट्रीटी है हमारी, 1960 में साइन हुई थी, और इंडिया और पाकिस्तान ने मीडिएट करवाया था बेसिकली इसको वर्ल्ड बैंक ने। अब इस ट्रीटी के द्वारा कहा गया था जो ईस्टर्न रिवर हैं यानी रावी, ब्यास और सतलुज, वो भारत को दी गई कि आपको यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ करना है, ठीक है। जो IJC थी यानी इंडस, झेलम और चेनाब, इसको पाकिस्तान को बोला गया था, और इंडिया को बोला गया था कि आप नॉन कंजम्पटिव यूजेस इसके लिए नेविगेशन, फ्लोटिंग टिम्बर वम्बर कर लगाने का, फिशिंग वेशन कर सकते हो, ठीक है। इंडिया इज हाउएवर परमिटेड टू यूज़ वाटर ऑन दीज रिवर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किसी के लिए डोमेस्टिक यूज़ करना हो, नॉन कंजम्पशन एग्रीकल्चर, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना हो। इसी कारण से हम झेलम और चिनाब रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो दिस गिव्स इंडिया रफली 30% एंड पाकिस्तान 70% वाटर कैरिड बाय इंडस वाटर रिवर सिस्टम में हमें बोला गया कि ये आपका सिस्टम सारा रहेगा। अब जब इम्प्लीमेंट की बात आई तो भाई दोनों कंट्रीज़ ने बोला भाई एक परमानेंट कमिश्नर बनाओ फॉर इंडस वाटर्स, ताकि भाई रीजनल कैनल कोई कम्युनिकेशन करना हो, कुछ ऐसी बात हो तो इम्प्लीमेंट ढंग से हमारी ट्रीटी हो पाए, उसके लिए आप परमानेंट कमिश्नर बैठा दो। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट कुछ हो जाए हमारे बीच में तो 3 लेवल ग्रेडेड मैकेनिज्म बनाया गया। क्या क्या है? एक परमानेंट इंडस कमीशन है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठेगा, या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। परमानेंट इंडस कमीशन का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंटरप्रिटेशन को लेके ट्रीटी का, कोई समझ नहीं आ रही कोई बात ट्रीटी की, तो हम परमानेंट इंडस कमीशन से बात करेंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट, कोई टेक्निकल डिस्प्यूट हुआ हो, PIC कोई कंसेंसस पे ना पहुंच रहा हो, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो होता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या जॉइंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलकर करते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 7 मेंबर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के बैठते हैं, कोई लीगली तरीके से इसको, अगर ये दोनों लोअर लेवल्स पे नहीं रिजॉल्व होता तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसको रिजॉल्व करता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेके चैलेंज पता है क्या है? क्योंकि पाकिस्तान अपोजिशन हमेशा ही रखता है, वो कहता ही है कि भाई इंडियन प्रोजेक्ट्स क्यों लग रहे हैं, तो पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली इंडियन प्रोजेक्ट्स को बहुत कोसता आया है, बहुत ज़्यादा अपोज करता आया है। जैसे किशन गंगा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है झेलम रिवर पर, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चिनाब रिवर पर। इसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं, कंप्लायंस को लेके, टेक्नोलॉजिकल क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। पहला तो यही सबसे बड़ा है। फिर दूसरी दिक्कत होती है एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। हिमालयन ग्लेशियर्स के इतनी तेज़ी से पिघल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी रिवर फ्लो है वो बहुत इंडस सिस्टम का बहुत ऑल्टर कर रहा है, पानी बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो का ऑल्टर कर रहा है, ये एक कंसर्न है। फिर इंडिया की ग्रोइंग नीड्स बढ़ती जा रही हैं, भाई भारत की पॉपुलेशन लो बढ़ती जा रही है आपके सामने ही, एग्रीकल्चर सेक्टर हमें एक्सपेंड करना है, तो हमें वाटर राइट्स को रीवैल्यूएट करना ही पड़ेगा अपनी इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये एक बात है। फिर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पानी आपको पता है एक स्ट्रैटेजिक असेट होता है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मानते हो ये बात आप? इंडियन लीडर्स ने ये बात कही थी कि पानी और खून एक साथ फ्लो नहीं कर सकता, यानी वाटर का रोल सोचो जियो पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा है। फिर इंडिया हैज़ लिंक वाटर इशूज़ विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, तो स्ट्राइक ट्रीटी में बोला गया कि भाई ये तो यूरी अटैक करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं, इसलिए हमें बड़ा तंग करते हैं, तो इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी ना इनकी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो वे फॉरवर्ड में बोला गया भाई साहब इंटीग्रेट कर दो ना वाटर मैनेजमेंट को, आप क्लाइमेट अडेप्टेशन को, दोनों नेशंस इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट बनाए, जॉइंट क्लाइमेट इम्पैक्ट स्टडीज़ करें, सस्टेनेबल पानी का इस्तेमाल करना, कंजर्वेशन करना, फ्लड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद बोला गया मॉडर्नाइजेशन एंड रीनेगोशिएशन टू टेक इनटू अकाउंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस,
चेंजेस जितने भी वाटर डिमांड सिनेरियो में आ रहे हैं, तो कह रहा है कि इट कैन टेक इनटू अकाउंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल वाटर लॉ, जैसे कि इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन, नो हार्म रूल, ताकि आपका वाइडली प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में इसका इस्तेमाल हो पाए। फिर यहाँ कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी भी डेटा शेयरिंग की हो, रियल टाइम सैटेलाइट बेस्ड जो भी मॉनिटरिंग हो वो इस तरह से होगा। अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी का, सैटेलाइट्स का, तो बहुत अच्छा फ्लड मैनेजमेंट, वाटर फ्लो डेटा हमारे को मिलता रहेगा। अब इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर शेयरिंग क्या है? कह रहा है ये बेसिकली बनी है हेलसिंकी रूल से, कन्वेंशन से। इसमें बहुत सारे इसमें ना कन्वेंशंस बने हुए हैं। इसको भी अगर हम कर लेते हैं इम्प्लीमेंट, इसके कैसे रिवर्स कनेक्ट होंगी ग्राउंड वाटर से, कैसे क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा इस रूल्स के अंदर यहाँ पर बड़े तरीके से इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूज़ के साथ इसको बताया गया है। तो अगर ये भी हम फॉलो कर ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हम कर पाएंगे। तो अच्छा हमारा वाटर मैनेजमेंट होगा, क्लाइमेट अडेप्टेशन अच्छे से हो पाएगी, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ पाएंगे और दोनों कंट्रीज़ को क्राइसिस कम होगा दोनों का। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नया हम ट्राइलेटरल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑकस। नाम से ही समझ में आ रहा है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके आपको पता ही है, एंड देन यूएस। तीनों कंट्रीज़ का ये मिलन है, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है, और ये 5th ईयर में एंटर हुई है। देखो, दिस इज़ ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑफ ऑकस। यहाँ पे जेनेसिस समझते हैं हम इसका क्या है। तो कह रहे हैं कि सितंबर 2021 में 3 वे बेसिकली स्ट्रैटेजिक डिफेंस अलायंस आया था, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इनका काम क्या है? डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को और बढ़ाना, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एक्सपेंड करना। तो जितने भी ये तीनों नेशंस हैं ना, ये चाहते हैं इनका इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबल रिलेशंस हो जाएं। तभी तो देखो, आप मैप में चेक करो, ये तीनों कंट्रीज का पार्ट है आपका। ये रहा यूके, एंड देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज यूएस। ये तीनों कंट्रीज चाहती क्या है? इंडो पैसिफिक पे अपना स्टेबल स्ट्रेटेजिक अलायंस करना। तो अब यहाँ ना 2 तरह के पिलर हैं। एक ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने के लिए आर्म्स देना, न्यूक्लियर सबमरीन्स देना। इट विल मेक ऑस्ट्रेलिया 7th नेशन जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगी, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, रशिया के बाद। फोकस ये इनका ये भी है कि इंटेलिजेंस शेयर करना, साइबर कैपेबिलिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब लेकर आना। अब कॉम्प्लीमेंट्री रोल है ऑकस के इंडो पैसिफिक में। चाहे देखो 5 आईज ले लो, इसमें आपका कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सारे 5 किसके अंदर आते हैं। अब आप ले लो क्वाड में। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? बहुत ही सुंदर डायग्राम है ये, बहुत ही सुंदर, यू कैन यूज़ इन योर पेपर एज वेल। क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस आते हैं। ऑकस में आपको पता है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस आते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक डायग्राम बनाया गया है कि इन सभी का कैसे इंडो पैसिफिक में कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। अब ऑकस का सिग्निफिकेंस अगर हम ध्यान से समझें तो वो है स्ट्रैटेजिक है बहुत ज़्यादा। भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफेंस की कैपेबिलिटी को 2040 तक चाहता है कि उसका ना ओपन इंडो पैसिफिक में एक विजन है उसका, उसको फुलफिल करना चाहता है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट करता है क्वाड वाले ग्रुप को जिसमें इंडिया भी पार्ट है, जापान भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस भी पार्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ड्यू टू इंडियाज रिलेक्टेंस टू प्रोजेक्ट ऑन क्वाड अलायंस और सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म अगेंस्ट चाइना, ऑकस उस सारे गैप्स को फिल कर रहा है, हमारे लिए फ़ायदे में अगेन ये। फिर स्ट्रैटेजिक कंपटीशन जो हमारा चाइना के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर रहता है, ऑकस उसके लिए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का काम करेगा। अलायंस टू डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो ऑकस जो है वो ऐसी अलायंस है जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ का पार्ट है, जो ऑटोक्रेटिक पावर्स के अगेंस्ट हैं, यानी ये एक्सेप्टेंस, लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। जापान का बहुत ज़्यादा है इस पैक्ट को ज्वाइन करने का मन, 2nd पिलर बनने का मन, ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेगमेंट को ये कोऑपरेट कर पाएँ। लेकिन उसी के साथ साथ देखो ऑकस में कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। कंसर्न ऑकस का ये है कि बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये बहुत सारे कंसर्न्स रेस करते हैं अबाउट पोटेंशियल आर्म्स रेसेस। ये कहते हैं कि ये तो इंडो पैसिफिक रीजन में बेसिकली कोसते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये तो आर्म रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने अपने डिफेंस सिस्टम्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ने एब्रप्ट कैंसिलेशन कर दिया था सबमरीन डील विद फ्रांस इन फेवर ऑफ ऑकस को फेवर करने के लिए, तो फ्रांस और ऑकस मेंबर्स के रिलेशंस ख़राब हो गए उस चक्कर में। फिर क्वाड का स्ट्रेटेजिक जो रोल है ना वो वीकेंड पड़ता है ऑकस के कारण,
जिसमें यूएस, इंडिया, जापान वगैरह हैं, उसमें ना ऑकस पे उनका ज़्यादा फिर शिफ्ट आएगा जो उनको ज़्यादा मुनाफा देगा। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क भी है। ऑकस इनेबल करता है ऑस्ट्रेलिया को टू अक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, उससे कई सारे कंसर्न्स हैं। एनपीटी पे साइन आपने कर नहीं रखा है, पता नहीं कितने बनाते जाओगे, कितने न्यूक्लियर सबमरीन्स लेकर आओगे। तो कंसर्न ये है कि न्यू नेशंस का बहुत ज़्यादा इस समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन आपके पास है नहीं और आप पता नहीं क्या करोगे इस टेक्नोलॉजी को बनाने के बाद। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऑकस ना दोनों चैलेंज भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी हैं। भारत को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ना अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेंथन इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाए रखो, क्वाड में इन्वॉल्व रहो, आसियान के साथ भी इन्वॉल्व रहो। तो इससे आपका नेवल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और इंडिया को भी इस समय यही चाहिए कि वो सिक्योरिटी लैंडस्केप में और ज़्यादा इवॉल्व हो और साथ साथ अपनी स्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस का ध्यान भी ज़्यादा से ज़्यादा रख पाए। अपना इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक पे ना खराब हो, उसके लिए इंडिया को बहुत ही बैलेंस चलना पड़ेगा। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल करेंगे हम क्वाड ग्रुपिंग और दूसरे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।